चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज सैलरी ब्रेकअप, और हम उसको कह सकते हैं सीटीसी ब्रेकअप। हम उसको बोल सकते हैं कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स एंड एक्सर। तो हम इसे कई अलग अलग टाइटल से कॉल करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे आप। तो चलिए अपनी बातों को शुरू करते हैं कि आखिर सैलरी ब्रेकअप, सीटीसी ब्रेकअप, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स एंड एक्सर एक्चुअली है क्या। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारा बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि जो पेरोल प्रोसेसिंग बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारे एचआर प्रोफेशन में, कि हमें अपनी कंपनी में मंथली पेरोल प्रोसेसिंग करनी होती है। तो ऐसे मान लीजिए कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग सैलरी ब्रेकअप हम पेरोल प्रोसेसिंग सही मायने में नहीं कर पाएंगे और ऑलवेज स्ट्रगल करते रहेंगे उस सबसे। क्योंकि सैलरी ब्रेकअप बेसिकली फर्स्ट स्टेप है जिससे हम आगे बढ़ते हैं चीजों के लिए। सैलरी ब्रेकअप की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें सबसे पहले तो हम बात करें, जब भी कोई भी एम्प्लॉय हमें ज्वाइन करता है, कोई भी न्यू एम्प्लॉय, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको जो सैलरी मिलने वाली है, जो उसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो क्या कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किन किन हेड्स या टर्म्स के जरिए उसे वो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या कुछ उसके अगेंस्ट डिडक्शंस होने वाली है, क्या कुछ एम्प्लॉयर साइड कॉन्ट्रीब्यूशंस रहने वाले हैं। सो दैट मीन्स कंप्लीट डिटेल अबाउट द बेनिफिट्स। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो सबसे क्रूशियल फेज होता है आफ्टर इंटरव्यू एंड ऑल, जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज नेगोशिएशन। कि चलिए साहब क्या कुछ लेंगे देंगे, बात कर लेते हैं। और जब हम सैलरी नेगोशिएशन की बात करते हैं तो यूजुअली वो इन टर्म्स ऑफ सीटीसी हमारी बातें होती हैं। कंपनी ऑफर करती है कि हम ये सीटीसी आपको पे करेंगे। एम्प्लॉय की अपनी कुछ अलग डिमांड होती है कि जी मुझे इतना चाहिए, ऐसे चाहिए। मान लीजिए किसी एक वैल्यू या अमाउंट पर एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में चीजें फाइनल हो गई एंड बोथ आर ओके। लेकिन उसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है कि आखिर जो बातें फाइनल हुई है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में डिसाइड हुआ, कंपनी ने कहा कि हम आपको सीटीसी पे करेंगे 5 लाख पर एनम। अब जैसे ही इतने पर बात कंप्लीट हुई, एम्प्लॉय भी ओके है, कंपनी भी ओके है। अब सोच के चलिए कि अगर चीजें डिटेल में डिस्क्राइब ना हो तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हर कोई, हर एक पर्सन सीटीसी का डिटेल्ड मीनिंग जानता है, उसके बारे में समझता है कि व्हाट इज सीटीसी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप लोग तो चलिए फिर भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम से हैं, तो हो सकता है आपको अंदाजा हो और हो सकता है कि ना भी हो। वहीं पर जो अदर स्ट्रीम के एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए तो ये नॉन टेक्निकल वर्ड भी होगा, क्योंकि उनकी स्टडी किसी और बैकग्राउंड से रही होगी। सीटीसी वगैरह जैसे वर्ड के बारे में उन्होंने कभी अपनी स्टडी में तो नहीं पढ़ा होगा। तो एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। और मान लीजिए जिसको इस सीटीसी का एग्जैक्टली मतलब नहीं पता, वो क्या समझ के चलेगा कि चलिए जी कोई बात नहीं, अगर मुझे 5 लाख पर एनम मिलेंगे, दैट मीन्स कि पर मंथ कितना हो गया, 41,667, करीब 42,000 रुपए हो जाते हैं। अब सोचिए जब अब सोचिए जब उसको उसकी सैलरी, सपोज फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, उसको उसकी सैलरी क्रेडिट की गई, और उसके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ, लेट सपोज द अमाउंट अप्रोक्स, सपोज बस जस्ट टेकिंग एग्जांपल, सपोज 36,000। तो अब आप एक चीज सोचिए कि अगर ये एम्प्लॉय आप ही हैं जिनको सीटीसी के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, बस आपको इतना था कि आपको 5 लाख पर एनम रिसीव होंगे, आपने डिवाइड बाई 12 किया, अमाउंट आ गया 41,667 पर मंथ। आप खुश थे, आपकी सारी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन आफ्टर 1 मंथ जैसे ही आपको सैलरी रिसीव होती है, मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। आपको सैलरी रिसीव होने की खुशी कम,
इस बात की टेंशन ज्यादा होने लगी कि ये 36,000 क्यों, आपको तो ज्यादा आने चाहिए थे। और आप अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले सीधे अपने एचआर पर्सन के पास पहुंचेंगे और उनसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि सैलरी तो इतनी थी 41,667, देन वाई 36। अब ये मान लीजिए कि एचआर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए जी आपकी सीटीसी थी, वो तो उसमें से इतना एम्प्लॉयर पार्ट था, इतना आपकी डिडक्शन थी एंड ऑल, नेट सैलरी आपकी यही है जो आपको मिली है। उस सिचुएशन में आपका जो जवाब होगा वो पॉसिबली यही होगा कि पहले क्यों नहीं बताया। अब देखिए अगर देखा जाए प्राइमा फेसी तो दोनों में कोई भी गलत नहीं है। कंपनी, क्योंकि जो सीटीसी का मतलब होता है उन्होंने वही समझा, उसी हिसाब से सारी चीजें कैलकुलेट एंड डिसाइड की और पे की। एम्प्लॉय भी गलत नहीं है क्योंकि उसे उस चीज की नॉलेज नहीं थी, उसने समझा कि मुझे तो 41,667 मिलेंगे और उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसी हिसाब से कर ली, उसने अपने खर्चे भी उसी हिसाब से डिसाइड कर दिए। लेकिन सोचो अगर वो तकरीबन 6,000 रुपये कम मिलेंगे तो वो तो 6,000 के शॉर्टफॉल में चला जाएगा, वो कैसे मैनेज करेगा। और उसे अब सिर्फ ये एक महीने मैनेज नहीं करना, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को रिवाइज करके उसे रेस्ट्रिक्ट करना है अगेन 36 पर, जो कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें एक छोटे से कम्युनिकेशन गैप के चलते, अंडरस्टैंडिंग गैप के चलते, हो सकता है कि वो एम्प्लॉय डिसअपॉइंटेड भी हो, सोचे कि शायद कंपनी ने उसके साथ चीट किया है। और माइट भी कि उस वक्त तो वो सपोज एचआर की बात सुन करके ओके बोल के चला जाए, लेकिन क्या पता कि वो बाद में तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं और जॉब सर्च करना शुरू कर दे। सो दैट मीन देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन सबका रीजन क्या था? ओनली कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो चलिए हम इस इनिशियल कंफ्यूजन कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए और उसके बाद जो हमें मंथली पेरोल प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए भी ये उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सैलरी ब्रेकअप, सीटीसी ब्रेकअप, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स एंड एक्सर, कुछ भी कहिएगा आप इसे। तो जरा अब मैं आपके सामने एक फॉर्मेट तैयार करूंगा और आपको बड़े ध्यान से उस फॉर्मेट को समझना है और फॉलो भी करना है। हम इस तरफ लिखेंगे अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय या अर्निंग्स फॉर द एम्प्लॉय, और इस तरफ हम लिखेंगे डिडक्शंस। सपोज हम एक कॉलम में पर एनम अमाउंट तो दूसरे में सपोज पर मंथ फिगर्स लिख देंगे टू रिमूव एनी पॉसिबल कंफ्यूजन और डाउट। देखिए हम अपने एम्प्लॉय को जो भी सैलरी एज अ सीटीसी ऑफर करेंगे, अब मैं उसे यहां पर लिखूंगा। मान लीजिए हमने उसको जो सीटीसी ऑफर की, हम कितना अमाउंट लेके चलते हैं, दैट इज 5 लाख पर। तो देखिए सीटीसी का मतलब आपको समझना होगा और वो है, हम नॉर्मली भी इसके बारे में अगर जानते हैं तो दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। दैट मीन्स कि जो टोटल पैसा कंपनी आप पर खर्च करने वाली है, चाहे वो डायरेक्टली आपको पेबल हो या इनडायरेक्टली आपको पेबल हो, चाहे अभी पेबल हो चाहे फ्यूचर में पेबल हो, चाहे आपके लिए एज अ मोनेटरी तो कोई पैसा नहीं रिसीव होगा बट इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट मिलने वाला हो आपको, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मनी। यानी कि हम हर तरह के बेनिफिट की एक वैल्यू निकाल करके और हम कहते हैं कि जी हम आप पर कितना खर्च करेंगे, एंड दैट कॉल्ड सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। चलिए सर अब जो भी है, मान लीजिए हम अपने एग्जांपल के साथ अगर चल रहे हैं, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम 5 लाख देंगे। तो देखिए उसके हम नॉर्मली दो पार्ट करेंगे। एक तो वो जो हम एम्प्लॉय को मंथली रेगुलरली पे करेंगे, और वो क्या हो सकते हैं जो कि आप जानते हैं, नॉर्मली सैलरी, जैसे कि बेसिक सैलरी, उसको मिलने वाले अलाउंसेस लाइक डीए डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कोई भी सपोज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई भी मेडिकल अलाउंस, कोई भी और स्पेशल अलाउंस, या कोई भी इस तरह के अदर अलाउंस के नाम से। सो मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सर इस सब का जो टोटल बोला जाता है, वी कॉल्ड दिस एज ग्रॉस सैलरी। सो ये जो ग्रॉस सैलरी है, दिस इज व्हाट एक्चुअली पेबल टू एम्प्लॉय, ग्रॉस पेबल टू एम्प्लॉय। एंड आफ्टर दिस हम बोलेंगे अदर बेनिफिट्स। अब समझिएगा, ये ग्रॉस पेबल बोले तो मैं इसको कहूंगा दिस पार्ट इज
directly and regularly payable to employee, directly and regularly payable to employee। चलिए साहब, हमने इसको बोल दिया दिस इज व्हाट डायरेक्टली एंड रेगुलरली पेबल टू एम्प्लॉय। इसके बाद जो हम अब एज अदर बेनिफिट्स उसको देने वाले हैं, ये आप ऐसे मान लीजिए, मैं उसको कहूंगा कि वो एक तरह से डायरेक्टली तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्टली डेफिनेटली वो एम्प्लॉय के ही बेनिफिट के लिए है, वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। और इट माइट बी कि वो रेगुलर ना हो, रेगुलर बोले तो हर महीने ना मिलके उसे मे बी एनुअल मिले, या हो सकता है किसी एक इवेंट या किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मिले उसे। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोल रहे हैं कि वो हमारे अदर बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए दोनों को समझना है, जो अदर बेनिफिट्स हैं वो कंपनी के लिए तो खर्चा है, एक कॉस्ट पड़ेंगे, और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है। जैसे कि एम्प्लॉयर साइड से जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो कंपनी के लिए खर्चा है और एम्प्लॉय के लिए वो एक बेनिफिट है, उसकी इनकम ही होगी इनडायरेक्टली। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर साइड से ईएसआई में जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा होगा, दैट इज आल्सो एक्सपेंस टू एम्प्लॉयर एंड बेनिफिट टू एम्प्लॉय। पीएफ ईएसआई के बाद अगर कोई बोनस जो कि एनुअल हो सकता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को लीव एक्रूअल्स या एनकैशमेंट बोल दीजिए, होता है कई बार कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ छुट्टियां ऑफर करती है एज अ पेड लीव, और उसमें होता है कि अगर वो छुट्टियां एम्प्लॉय ने नहीं ली तो उसके बदले उसे पैसे दे दिए जाएंगे। कई बार तो यहाँ आप जब ग्रेचुटी जैसा बेनिफिट की बात आती है वो भी रखा जाता है, बट दैट इज लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब कहने कि ग्रेचुटी को सारे लोग अदर बेनिफिट्स में नहीं रखते, कुछ लोग रखते हैं कुछ नहीं रखते। मैं आपको आगे चल के दोनों के बारे में बताऊंगा, जो लोग रखते हैं वो किस इंटेंशन और किस सिस्टम के अकॉर्डिंग रखते हैं, और जो नहीं रखते वो क्यों नहीं रखते। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को लेबर वेलफेयर फंड में उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। उसके अलावा मैं यहाँ पर कहूंगा जी कोई भी और अदर कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट, और हम उनको बोलेंगे जी टोटल अदर बेनिफिट्स। अब सोचिएगा कि अगर मैं इस ग्रॉस सैलरी को जो पार्ट है, इफ आई कॉल दिस ए, और जो ये टोटल अदर बेनिफिट्स अगर मैं इसको बी कॉल करूं, सो सीटीसी क्या होगी हमारी, ए प्लस बी, करेक्ट, या कुछ और है आपका व्यू। सो दैट इज द बेसिकली व्हाट कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉय पर टोटल खर्चा कर, यानी कि वो जो डायरेक्टली पेबल टू एम्प्लॉय है और वो जो इनडायरेक्टली पेबल टू एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने उस पर बात की जो टोटल कंपनी को खर्चा पड़ेगा। अब उसकी बात करते हैं कि एम्प्लॉय को उसके इन हैंड क्या मिलेगा, क्या ये जो ग्रॉस सैलरी है ये अमाउंट उसे रिसीव हो जाता है। तो इसमें से जवाब आता है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय के एंड से भी जो उसको मिलने वाला अमाउंट है रिसीवेबल है, उसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं और वो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस रहती हैं। जैसे कि एम्प्लॉय साइड से जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है उसके लिए उसकी डिडक्शन हो जाती है, हो सकता है वो ईएसआई में कवर है तो उसकी ईएसआई के लिए भी डिडक्शन होगी, लेबर वेलफेयर फंड या प्रोफेशनल टैक्स के लिए भी उसकी सैलरी से कुछ डिडक्शन हो सकता है, इनकम टैक्स बोले तो टीडीएस वो भी उसकी सैलरी से डिडक्ट हो सकता है।
कोई उसने एडवांस ले रखा है अपनी सैलरी के अगेंस्ट, या कोई कंपनी से लोन ले रखा है, उसके लिए वो अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ डिडक्ट कराता है। एडवांस ऑब्लिक लोन जो उसकी डिडक्शन हो रही है, होता है ना, मान लो आपने कंपनी से कुछ इकट्ठे पैसे ले लिया, कहा कि जी हर महीने सैलरी में से काटते रहना थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से, या फिर कोई और भी डिडक्शन हो सकती है, और हम उनको बोलेंगे टोटल डिडक्शंस। और अगर मैं उन टोटल डिडक्शंस को सी कॉल करूं, तो मुझे बताइए कि उसको एम्प्लॉय को इन हैंड या नेट टेक होम कितनी मिलेगी। इन हैंड या नेट टेक होम, नेट सैलरी, या शॉर्ट में से नेट टेक होम एनटीएच, कुछ भी बोल सकते। तो बताएं वो क्या होगी कि जो अदर बेनिफिट्स हैं फ्रॉम द कंपनी साइड टू एम्प्लॉय, वो बेसिकली नॉट रेगुलरली पेबल है और नॉट डायरेक्टली पेबल टू एम्प्लॉय। मतलब कि वो ना तो हर महीने दिए जा रहे होंगे, या फिर एम्प्लॉय को नहीं दिए जा रहे होंगे। अब जैसे बोनस है, बोनस दिया तो एम्प्लॉय को जाएगा, लेकिन वो हर महीने नहीं दिया जा रहा होगा। और बाकियों की बात करें, वो हर महीने तो दिए जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली पेबल टू एम्प्लॉय नहीं है। तो इसीलिए जो उसके लिए मंथली रिसीवेबल अमाउंट है, दैट इज जस्ट अ ग्रॉस सैलरी एंड विच इज ए। और जो उसकी सैलरी में से डिडक्ट होगा, दैट इज सी पार्ट। सो बिल्कुल सही, तो उसकी जो इन हैंड या नेट सैलरी या नेट टेक होम होगा, दैट वुड बी ए माइनस सी। अब जरा हम इस 5 लाख को लेकर के अपनी और बातें आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट आता है कि जो ये 5 लाख हमने डिसाइड किया, इसमें से कितना एज अ ग्रॉस और कितना एज अ अदर बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए। तो चलिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग रूल्स हैं। हमें सबको ध्यान में रखना है और फिर डिसाइड करना है कि कौन सा बेनिफिट कितना दिया जा सकता है। अब मैं वो कैलकुलेशन आपको सिखाऊं उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस कराना चाहूंगा। एंड एनालिसिस क्या है वो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। सपोज अगर उसकी ग्रॉस सैलरी 4,50,000 है, देन टेल मी कि उसका अदर बेनिफिट कितना होगा। 50, तभी तो उसकी सीटीसी 5 लाख बनेगी। क्या इस बात से सभी एग्री करते हैं? अब मेरा सवाल है कि अगर उसका अदर बेनिफिट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो बताइए ग्रॉस सैलरी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी? इफ अदर बेनिफिट पार्ट या अमाउंट गोज हाई, देन ग्रॉस सैलरी क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अब मैं आपसे बस एनालिसिस ये कराना चाह रहा हूं। ऐसे मान लीजिए अब कंपनी सीटीसी को थोड़ी छेड़छाड़ करती है या बदलती है, उसने तो एक बार आपके साथ जो भी डिस्कशन नेगोशिएशन हुआ उससे डिसाइड हो गया, तो बस अब जो भी कुछ डिसाइड होगा वो तो ग्रॉस सैलरी, अदर बेनिफिट्स, इसी में किसने में कितना देना यही होगा। तो मैं आपसे एक जनरल सा आइडिया ले रहा हूँ कि सीटीसी सेम है और आपका अगर अदर बेनिफिट बढ़ करके सपोज 60,000 हो जाता है, तो बताइए आपकी ग्रॉस सैलरी घटेगी या बढ़ेगी या सेम रहेगी? सो डेफिनेटली वो घटेगी। तो आप इनके बीच में एक रिलेशन अंडरस्टैंड कर लें कि अगर अदर बेनिफिट बढ़ रहा है तो ग्रॉस सैलरी घटेगी, और अगर अदर बेनिफिट घट रहा है तो ग्रॉस सैलरी बढ़ेगी। तो चलिए साहब, अब इसी तरह से, यानी कि आपको ग्रॉस सैलरी और अदर बेनिफिट का रिलेशन समझ आया कि वो ऑपोजिट चलेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ रहे हैं? एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी कि उनके बीच जो एक रिलेशन है दैट इज इनवर्स, बोले तो अपोजिट चलेगा। अब वहीं पर अगर मैं आपसे सपोज डिडक्शंस हमारी जो भी कुछ हुई, लेट सपोज 30,000 डिडक्शन हो गए, तो बताइए हमारी इन हैंड सैलरी कितनी होगी? तो इन हैंड का तो आप पहले ही बता चुके हैं कि जो भी ग्रॉस है उसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे, वी विल गेट आवर इन हैंड सैलरी। अब नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर आपकी डिडक्शंस बढ़ेंगी, लेट सपोज ये 40,000 हो गई, तो बताइए नेट सैलरी घटेगी या बढ़ेगी? ऑफ कोर्स घटेगी। अगर आपकी डिडक्शंस कम हो जाती हैं,
तो बताइए सैलरी नेट घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। यानी कि जैसा रिलेशन ग्रॉस सैलरी और अदर बेनिफिट्स में था, वैसा ही डिडक्शन और नेट सैलरी में है कि अगर हायर डिडक्शन मतलब इन हैंड कम, लोअर डिडक्शंस मतलब इन हैंड ज्यादा। अच्छा, अब बात आती है ग्रॉस की और इन हैंड सैलरी। मान लीजिए अगर आपकी ग्रॉस सैलरी बढ़ रही है, और वो आप जानते हैं कब बढ़ती है, मान लो हमारे अदर बेनिफिट्स कम हो गए और रिजल्ट ग्रॉस सैलरी बढ़ गई। अब आप मुझे ये बताइए अगर ग्रॉस बढ़ेगी तो इन हैंड सैलरी बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? इंक्रीज। यानी कि अब आप एक तरह से एक और कंक्लूजन लेंगे कि जो इन हैंड सैलरी और ग्रॉस सैलरी का रिलेशन है वो सेम है। यानी कि अगर ग्रॉस बढ़ेगी तो पॉसिबली इन हैंड भी बढ़ेगी, अगर ग्रॉस घटेगी तो पॉसिबली इन हैंड भी घटेगी। ये एक आइडियल रिलेशन है। अब देखिए ये सारी बातें मैं आपको इसलिए अभी से एनालिसिस करा के चल रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमें इस सब का काफी हद तक यूज होगा। हमें जरूरत पड़ेगी सारी चीजें देखने के बाद इस तरह से एनालिसिस करने की कि बताओ अगर ऐसा करें तो कौन सी चीज घटेगी, कौन सी बढ़ेगी। तो वो आपको पहले से माइंड में एनालिसिस करने का जो एक्सपीरियंस वो आपके पास होना चाहिए कि जी अगर ये बढ़ रहा है तो फलानी फलानी चीजें कम हो जाएंगी या वो बढ़ जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल मैं अगर कहूं तो हेड्स इस पूरी शीट के वो 5 निकल करके आए। वन इज ग्रॉस सैलरी, अनदर वन इज अदर बेनिफिट्स, सीटीसी, टोटल डिडक्शन एंड नेट सैलरी। और आपको इन पांचों ही हेड्स में वो रिलेशन समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी एक बढ़ता है तो रेस्ट जो 4 बचे उनमें से कौन से बढ़ेंगे, कौन से घटेंगे, कौन से सेम रहेंगे। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको फ्रॉम द बिगिनिंग क्लियर होनी जरूरी है। क्लियर हुआ आपको यहां तक? यस। अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम वन बाय वन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऐसे समझिए कई बार आपके सामने इस तरह की सिचुएशन तक होगी कि आपको मान लीजिए जब एम्प्लॉय के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे तो आप सीटीसी पर बातें कर रहे थे कि भाई हम इतनी सीटीसी देंगे, और मान लो कोई एम्प्लॉय आपके साथ अड़ गया, कहता ना जी सीटीसी आप जो चाहो वो दे देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आप ये बताओ इन हैंड कितनी मिलेगी। और वो एक इन हैंड करके फिगर को पकड़ के अड़ जाए, कहता है मुझे तो इतना इन हैंड दे दो, बाकी उसमें सीटीसी क्या रहेगी कैसे रहेगी वो आप अपना डिसाइड करते रहो। पॉसिबिलिटी होती है। तो कई बार कोई हो सकता है एम्प्लॉय आपके साथ इस बात पर नेगोशिएशन में अड़ जाए, कहता है जी मुझे तो ग्रॉस इतनी दे दो, बाकी जो भी है वो आप देखना। तो कहने का मतलब कि हम ये जो सैलरी ब्रेकअप, सीटीसी ब्रेकअप या ये जो एनेक्सर प्रिपेयर करना सीख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस एंगल से नहीं सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास सीटीसी है तो हम ये एनेक्सर पूरा प्रिपेयर कर सकें। इवन हमें इसको ऐसे सीखना है कि हमारे पास इनमें से कोई भी हो, चाहे वो सीटीसी, चाहे वो ग्रॉस और चाहे हो इन हैंड, हम किसी के साथ भी शुरू करते हुए इस एनेक्सर को पूरा कर लें, क्योंकि एट द एंड तो हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। मान लो एम्प्लॉय के साथ इन हैंड पर आपकी बातें हो गई, लेकिन फिर भी आपको कंपनी पर्पस के लिए सीटीसी तो निकालनी पड़ेगी ना। या मान लो क्रॉस पर बातें हो गई तो एम्प्लॉय पर्पस के लिए इन हैंड और कंपनी पर्पस के लिए सीटीसी तो निकालनी पड़ेगी ना। और अगर सीटीसी पे बातें हुई हैं तो आपको ग्रॉस और एम्प्लॉय पर्पस के लिए इन हैंड भी तो बतानी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि हमारे पास, या हम किसी भी एस्पेक्ट से या किसी भी एंड से शुरुआत करें, हमें एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एनेक्सर या टेबल तैयार करनी होगी। देखिए आप किसी भी एंड से शुरुआत करें, हालांकि ऐसे मान लीजिए फिलहाल तो हम इसे सीटीसी से शुरुआत कर रहे हैं, बट मैं फिर भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि हम किसी भी एंड से शुरुआत करें, हमें सबसे पहला जो एलिमेंट ढूंढना है वो होगा आपका बेसिक सैलरी। क्योंकि आप जानते हैं हमारी कैलकुलेशन के कई सारे एलिमेंट या हेड्स बेसिक पर बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए हमारी जो सबसे पहली कैलकुलेशन होगी, चाहे हमारे पास सीटीसी हो, ग्रॉस हो या इन हैंड हो, वो होगी बेसिक सैलरी। तो चलिए अब बेसिक को हम कैसे किन रूल्स के साथ फॉलो करके चलेंगे बात करते हैं उस पर। देखिए बेसिक सैलरी के लिए आपको मैं अगर बात कहूं तो मोटा मोटा आपको 2 बातें ध्यान में रख के चलनी है।
या मैं यूं कहूं कि आपको 2 रूल फॉलो करके चलने हैं। पहला है आपका मिनिमम वेजेस, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी पर मंथ या पर एनम उतनी तो रहनी ही चाहिए जितनी कि सरकार के द्वारा मिनिमम वेजेस फिक्स की गई है फॉर दैट क्लास ऑफ एम्प्लॉय। समझ रहे हैं आप? आपको जो अपनी बेसिक सैलरी पर मंथ रखनी है वो कम से कम उतनी रखनी होगी जिससे आपकी मिनिमम वेजेस फुलफिल हो। उससे ज्यादा रख सकते हो, ज्यादा के लिए आप कितनी भी रख लो, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट आपको बोलता है कि जी आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, उनके स्किल्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम वेजेस रेट्स डिसाइड किए हुए हैं। तो कहा गया कि आपको पर मंथ उसे इतना तो देना ही देना है। हाँ, रही बात ज्यादा की, ज्यादा में आप कितना भी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें सबसे पहला फैक्टर जो ध्यान में रखना है फॉर बेसिक सैलरी, दैट वुड बी मिनिमम वेजेस लॉ। अब चलिए ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरा लॉ है। हालांकि वो लॉ आपको ये नहीं कहता कि आप कम रखो, लेकिन इनडायरेक्टली साइलेंटली ऐसा करना हमारी जरूरत बन जाती है। अब सोचिए कैसे। जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ लिया है शायद उनको पता होगा, नहीं पढ़ा डोंट वरी, आप पढ़ेंगे। इनकम टैक्स में जो भी एज अ बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को रिसीव होता है अमाउंट, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब कि बेसिक सैलरी के नाम से आपको जो पैसा मिलेगा उस सारे के सारे अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा। जबकि जो और हमारे हेड्स हैं, एचआरए हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, इनमें हमें एज पर इनकम टैक्स लॉ कुछ कुछ एग्जेम्पशंस अलाउड है। मतलब कि जितना पैसा आपको रिसीव होगा वो सारा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें कुछ टैक्सेबल और कुछ टैक्स फ्री भी होता है। लेकिन बेसिक सैलरी की बात करें, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट। अब सोचिए, आपको मिनिमम वेजेस ने कहा कि भाई आप अपनी सैलरी को कम से कम उतना रखो जिससे मिनिमम वेजेस फुलफिल हो जाए। यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है कि आप उस पर्सन की बेसिक सैलरी को क्या रखिए, हाई रखिए, ऊपर रखिए। और भाई इनकम टैक्स कहता है देखो जी, रखने को कितनी भी रख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डोंट फॉरगेट कि अगर आपने उसकी सैलरी ज्यादा अमाउंट उसकी सैलरी का बेसिक के नाम से रखा तो उसको ज्यादा टैक्स लगेगा। तो आपको उस टैक्स से बचने के लिए या उस एम्प्लॉय को बचाने के लिए आपका फोकस किस तरफ होगा कि आप बेसिक सैलरी कम रखें। दैट मीन्स कि अब आपको वो एक मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मिड बोले तो एग्जैक्टली मिड नहीं है, आपको कोई इसमें कोई मैथ क्विज नहीं है ये कि नहीं जी बिल्कुल मिड चाहिए, बट आई मीन यहाँ पर मिड का मतलब कि वो पॉइंट रखो, चाहे मिड हो, मिड से ऊपर नीचे हो, बट आपकी ये दोनों चीजें इनडायरेक्टली फुलफिल हो जाए। मतलब एक तरफ तो मिनिमम वेजेस फुलफिल हो जाए, सैलरी आपकी उससे ज्यादा रहे बेसिक, और दूसरी तरफ इनकम टैक्स के हिसाब से ध्यान में रखते हुए आप उतनी भी ज्यादा ना रखें जिससे ज्यादा टैक्स लग जाए। तो देखिए, जब बेसिक सैलरी डिसाइड करेंगे हम तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आ जाता है, और वो ये, कई बार आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा रेंज, आइडियल रेंज कि 50% रख लो, 60% रख लो। क्या ऐसी कोई रेंज है? मैं कहूंगा नहीं जी, क्योंकि अगर ऐसी कोई रेंज है तो मैं उस रेंज को इनके अकॉर्डिंग गलत साबित करके दिखा सकता हूं। ठीक है जी, उस पर करेंगे चर्चा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। पर फिर भी अगर मैं आपको बात, तो हाँ जी, जो आइडियल रेंज कही जाती है वो 30% से लेकर के 50% तक कही जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये रेंज 30% से लेकर 50% तक ऑफ सीटीसी अगर आपके लेकर चलने से जो बेसिक सैलरी का अमाउंट आ रहा है, अगर उससे आपकी मिनिमम वेजेस फुलफिल नहीं हो रही तो आपको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा उसे, क्योंकि मिनिमम वेजेस जितना तो आपको देना ही देना है बेसिक में। और अगर इस 30 या 50% से इतना ज्यादा आ जा रहा है कि मिनिमम तो फुलफिल हो ही रहा है बल्कि टैक्स में ज्यादा आ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे कम कर लेंगे। सो दैट मीन्स इसको आइडियल रेंज कहा जाता है, नॉट अ परफेक्ट और यूनिवर्सल रेंज। समझ रहे हैं?
जिसको कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऊपर वाले दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जो कि 30% ऑफ सीटीसी भी हो सकता है अगर आपके पास सीटीसी है तो। अगर ग्रॉस के साथ चल रहे हैं तो वो 30 to 50% ऑफ ग्रॉस भी हो सकता है, और अगर आपके पास सीटीसी है, सॉरी इन हैंड है, तो इन हैंड का हो सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे पास जो भी वैल्यू है हम उसी की तो परसेंटेज निकालेंगे। अब सोचो हमारे पास है इन हैंड और आपसे कहा जाए आप 30% सीटीसी का लो, अरे तो सीटीसी तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए सर, तो ये बातें थी हमारी बेसिक सैलरी को लेकर के कि हम अपने सैलरी ब्रेकअप में बेसिक सैलरी को कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना रखा जाए। ये मैंने अब आपको एक्सप्लेन किया। तो चलिए इसके आगे की बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट